आज हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जानने के लिए, समझने के लिए उपस्थित हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी आता है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कनेक्टेड होता है। तो आइए आज हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानें। यह भी छोटा सा लेक्चर है, लेकिन फिर भी इसे आप विस्तार में जानें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपकी एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्या कहता है, पहले उन बातों को हम लोग जान लें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, ये सारे नाम होते हैं। कैमिलो गोल्जी in 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi body after him. They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 mm to 1 mm diameter. These are stacked parallel to each other, and varied number of the cisternae are present in the Golgi complex. आप देखेंगे ये फिगर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस का। इसमें ये फ्लैट जो ट्यूब दिख रहे हैं, इसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। क्या नाम है ये? सिस्टर्नी। पहला 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिस्टर्नी दिख रहा है और प्रत्येक सिस्टर्नी एक दूसरे से पैरेलल है। आप पूछेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी था, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस में अंतर क्या है? याद करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड था। सारे सिस्टर्नी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन गोल्जी ऑपरेटस के सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अब ये सिस्टर्नी के 2 फेस है। देखिए ये सी के तरह बना हुआ सिस्टर्नी है, तो ये क्या हुआ? कनकेव। और इधर का सिरा क्या हुआ? कन्वेक्स। तो ये कन्वेक्स सिरा जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ होता है, और कनकेव सिरा जो है वो वेसिकल के तरफ होता है या लाइसोसोम के तरफ होता है। इस प्रकार इसके 2 फेस हुए, एक इंडोप्लाज्म के तरफ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ, और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ या न्यूक्लियस के तरफ जो इसका फेस हुआ, उसका नाम हुआ फॉर्मिंग फेस, एफ फेस या ट्रांस फेस। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ होगा हिस्सा या सतह, उसका नाम होगा मैच्योरिंग फेस या एम फेस, या उसका नाम होगा सिस फेस। तो आपने इस तरह ट्रांस फेस और सिस फेस की बात समझी। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बना है? सिंगल मेम्ब्रेनस है, इसमें भी ल्यूमेन है, बहुत सारे पैरेलली स्टेक सिस्टर्नी है, वेसिकल है और ट्यूब्यूल्स है। आइए आगे देखते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी आर सेंट्रली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो आप सब लोगों ने सारी बातें स्ट्रक्चर की जानी। काफी छोटी स्ट्रक्चर है आपके लेवल में। कहता है कि गोल्जी ऑपरेटस का अदर नेम, ड्यू टू देयर हाई लिपिड कंटेंट, गोल्जी ऑपरेटस वेयर कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया, सिंस ओरिजिनली these were known to be network, they are also called dictyosome। लेकिन यह डिक्टियोसोम नाम
प्लांट में गोल्जी बॉडी के लिए आता है। प्लांट सेल में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी सोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी मटेरियल, गोल्जी मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus of the plant or lower vertebrate usually referred to as Golgi body या dictyosome। इस प्रकार आपने ये देखा कि इसके कौन कौन से नाम हैं। ये देखिए आप एक बार पुनः गोल्जी apparatus को, ये गोल्जी apparatus है। इसमें आपने ट्रांसफेस देखा, सिसफेस देखा, सेक्रेटरी वेसिकल, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ल्यूमेन क्या है, सिस्टर्नी क्या है। तो संरचना से संबंधित सारी जानकारियां आपने ली। अब आइए आगे बढ़ते। ओरिजिन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मेथड ऑफ ओरिजिन ऑफ गोल्जी apparatus इज डी नोवो। डी नोवो मतलब स्वतः, डी नोवो फॉर्मेशन। इंडिविजुअल स्टैक ऑफ सिस्टर्नी में arise from pre-existing stack by division or fragmentation. Membrane of Golgi apparatus originate from the membrane of smooth endoplasmic reticulum। याद रखने की बात कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अब आप पूछेंगे क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों नहीं? तो आप भी जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, उसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम लगा हुआ है। तो क्या गोल्जी apparatus के मेम्ब्रेन पर राइबोसोम लगा हुआ है? नहीं। इसलिए किसी भी तरह से यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित नहीं हो सकता। सेल ऑफ डॉर्मेंट सीड ऑफ हायर प्लांट जनरली लैक गोल्जी apparatus। डॉर्मेंट सीड में गोल्जी apparatus नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्जी apparatus, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है यहां लिखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से देखिए ये दिखाया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, क्या काम है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका नाम क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क। उससे आगे क्या है, सिस सिस्टर्नी। उसके आगे क्या है, सिस मेडियन या मेडियन सिस्टर्ना। मेडियन सिस्टर्ना के बाद क्या है, ट्रांस सिस्टर्ना और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। उससे क्या निकलेगा, सेक्रेटरी वेसिकल। वो किधर की ओर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। इसी से क्या निकलेगा, लाइसोसोम। तो आपने देखा गोल्जी apparatus। तो ये देख लीजिए ER से CGN, गोल्जी स्टैक सिस्टर्ना, मेडियल सिस्टर्ना ट्रांस, सिस मेडियन ट्रांस सिस्टर्ना टीजियन। तो ये इसका सीक्वेंस होता है। तो गोल्जी apparatus की ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, यह बातें आपने आराम से जानी। ये क्या है, इसकी डिटेल संरचना है। आइए एक बार और मैं आपको दिखाऊं इसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ जो ये पड़ रहा है स्थिति, इसका नाम क्या है, सिस गोल्जी नेटवर्क। शॉर्टनिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड लाइसोसोमल प्रोटीन। यहां इसका काम किया है, इसका फॉस्फोराइलेशन। इसका काम क्या है, रिमूवल ऑफ मैनोज। ये क्या है, सिस सिस्टर्ना। रिमूवल ऑफ मैनोज एंड एडिशन ऑफ ग्लाइकोसामीन। याद होगा आपको ग्लाइकोसामीन। एडिशन ऑफ ग्लैक्टोज, एडिशन ऑफ एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, सल्फेटेशन ऑफ टायरोसिन, सल्फेटेशन ऑफ टायरोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट, शॉर्टनिंग। और फिर ये डेस्टिनी पर जाएगा। तो अगर आप डिटेल इसकी बात जाने तो हर तरफ इसकी अलग अलग फंक्शन है जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आपने संरचनाएं डिटेल जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो भाग पड़ेगा उसका नाम क्या होगा, सिस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ जो पड़ेगा उसका नाम क्या होगा? ट्रांस। अब ट्रांस और सिस के बीच में क्या रहेगा? मीडियल। आइए आगे बढ़ते हैं। The cis and trans phase of the organelles are entirely different but interconnected. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either intracellular target or secreted outside of cell. Material to be packed in the form of vesicle from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase. This explains why Golgi apparatus remain in synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. मतलब ये हुआ कि इसकी संरचना को देखकर आप लोगों ने ये समझा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, वो राइबोसोम जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, वह प्रोटीन वहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आकर और वो मॉडिफाई होता है और मॉडिफाई होने के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है और वो पैक वेसिकल के रूप में डिफरेंट डेस्टिनी पर, डिफरेंट गंतव्य स्थान पर वेसिकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Golgi apparatus is the important site for formation of glycoprotein and glycolipids. तो यहाँ दो चीजों को हमने हाईलाइट किया है, पैकेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये लाइन, ये सारी सेंटेंसेस आपके एनसीईआरटी में कोट की गई है, यानी ये सब आपके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट है। ये बातें मैंने पीछे में 2 डायग्राम से क्लियर किया है। तो आइए अब स्ट्रक्चर के बाद धीरे धीरे मैं फंक्शन पर आपको लेके चलता हूं। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है? तो आप तो अभी देख के आ रहे हैं कि मुख्य रूप से इसका फंक्शन है पैकेजिंग एंड production of glycoprotein and the glycolipids. Besides this, so many important kind of their function which are very highlighted in the future and the higher classes. But the myself also here discussing about the function of the Golgi complex in a very brief, because so many times in the different part of your biology curriculum, such Golgi apparatus is so important and ask many times of the question. That's why yourself must be watch out here. The function कहता है क्या फंक्शन? सिक्रीशन, सिंथेसिस, सल्फेटेशन, एप्टोसिस, फॉस्फोराइलेशन। इसमें आप पूछेंगे व्हाट डू यू मीन ऑफ एप्टोसिस, कि एप्टोसिस किसे कहते हैं? सही बात है, आप पूछें तो ये है एप्टोसिस। एप्टोसिस क्या है? सेल प्रोग्राम डेथ। कोई भी सेल जो आपके शरीर में पैदा होता है, तो क्या कहा था रुडोल्फ विर्चो ने कि ईच एंड एवरी सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी आपके शरीर के किसी पुराने शरीर सेल से ही नया सेल पैदा होगा, यानी सेल डिवीजन के द्वारा। तो ठीक है भाई, सेल तो पैदा हो गया, सेल ग्रो करेगा, सेल डेवलप करेगा, सेल मैच्योर होगा, सेल मरेगा कि नहीं? सेल डेथ होगा कि नहीं? होगा। तो सेल डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? या सेल प्रोग्रामिंग डेथ जो होती है, सेल के डेथ के बाद सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, डेड सेल को आपके बॉडी से रिमूव कर देना, ये किसका काम है? तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इस प्रक्रिया को एप्टोसिस। आइए अब देखते हैं सिक्रीशन। ये देखिए नीचे हमने दिया सिक्रीशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीओग्लाइकेन्स।
synthesis. It is also major site for carbohydrate synthesis. किसकी synthesis? कार्बोहाइड्रेट. चलिए, अगर यही बात आप ध्यान में रखते हैं तो मैंने आपको कल भी बोला था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर का काम है प्रोटीन का निर्माण करना और एसीआर का काम है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट. अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तो वहां कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है, लिपिड निश्चित तौर से सिंथेसाइज होता है. आपकी किताब भी कहती है कि लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस एसीआर करता है. तो आइए अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आप क्या देख रहे हैं? ये सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो अगर ये दिमाग में आप रखें तो क्या पाएंगे आप कि राइबोसोम एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग आरईआर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, whereas the AC are responsible for the lipid synthesis and the Golgi complex is responsible for the carbohydrate synthesis. अब सब लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है. तो भाई मैं यहाँ प्लांट और एनिमल सेल दोनों की बात लेके कर रहा हूं. एक एक चीज को निर्माण करने के लिए कई साइट हो सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहां होता है? प्रायः कार्बोहाइड्रेट का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन एनिमल सेल, प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी होता है. अब यही से एक बात आती है, आपने शेल वॉल पढ़ा था, तो शेल वॉल की ओरिजिन में मैंने बताया था किसका रोल? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि सेल वॉल का नेचर सेलुलोजिक है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स उस सेलुलोज के निर्माण में भाग लेता है. हमारा राइट? इसी तरह के इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपने से ध्यान रखें. और मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि आप सेल पढ़ रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. तो बिना बायोकेमिस्ट्री की सेल की स्टडी अधूरी है, या सेल की अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती. एनीवे, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की वीडियो पहले से दिया है. जहां भी आपको परेशानी हो, वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देखें. इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेन्स. Golgi attach to the polysaccharide and protein to form proteoglycans, glycolipids. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, ग्लूकोसा एमीन का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करना. आर यू अंडरस्टैंड? तो चलें फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे बिंदुओं पर सिक्रीशन और सिंथेसिस से आगे की बात करते हैं. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सिक्रीशन है उसको आपके भाषा में क्या कहिएगा? ट्रांसपोर्ट. तो सेल के बाहर अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट. और मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा था बल्क ट्रांसपोर्ट. तो आइए, गोल्जी ऑपरेटस के द्वारा जो भी वेसिकल का निर्माण होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट में कौन भाग लेता है? तो बल्क ट्रांसपोर्ट. Transport from the Golgi apparatus. Transport from Golgi takes place by two pathway: constitutive secretory pathway and the regulatory secretory pathway. देखिए मटेरियल का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ये वेसिकल बन रहे हैं और ये वेसिकल बाहर जाएंगे. तो यहां ये ट्रांसपोर्ट जो आप देख रहे हैं, आपके भाषा में ये ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्सोसाइटोसिस. याद रखेंगे. कंस्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे. प्रोटीन आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल कंटिन्यूअसली regardless of external signal or factor. Protein are stored in vesicle in the Golgi and move directly to the cell surface and fuse with the plasma membrane and release insoluble protein. देखा? अब समझ गए ये एक्सोसाइटोसिस है. और देखिए कैसे एक्सोसाइटोसिस है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं. सिक्रेटरी पाथवे जो कंस्टिट्यूटिव कैसे, अब यहां देखिए रेगुलेटेड और कंस्टिट्यूटिव. यहां ये देख रहे हैं ये गोल्जी ऑपरेटस है. इस गोल्जी ऑपरेटस से क्या है ये देखिए. तो इसके लिए सिग्नल की जरूरत है. यहां से सिग्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंड्यूस कर रहा है और तब जाकर ये रिलीज हो रहा है. तो ये सिग्नल हो सकता है हार्मोन हो सकता है कोई मैसेंजर मॉलिक्यूल हो जो सेल को इंड्यूस करेगा कि तुम सिक्रीट करो. तो इस तरह के पाथवे को रेगुलेटरी कहेंगे. और विदाउट एनी सिग्नल
बिना किसी सिग्नल का अगर सुओ मोटो स्वतः यह सिक्रीट हो रहा है तो यह कंस्टिट्यूटिव होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, ये यहां से एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। यह रेगुलेटरी सिक्रेटरी पाथवे, ए डिस्टिंक्ट रेगुलेटेड सिक्रेटरी पाथवे in which a specific protein are secreted in response to environmental signal. Protein are stored in the trans-Golgi network and packed into secretory vesicle, and this secretory vesicle are usually larger than the other transport vesicle and stored until a specific signal are received, then fuse with the plasma membrane to release the protein. अभी यहाँ पर मैंने बात समझा लिया था, यही बात यहाँ है। देखिए यहां से आ रहा है, ये वेसिकल बने तो वेसिकल बन करके ये रहेंगे, लेकिन जब तक सिग्नल नहीं दिया जाएगा ये बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। अब आइए सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या है, गोल्जी ऑपरेटस से बना हुआ एक वेसिकल है, प्रोटीनियस वेसिकल है, लेकिन बाकी सारे वेसिकल से ये अलग है। आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन में जाइमोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइंजाइम। तो ये प्रोइंजाइम क्या होता है, इंजाइम पैक रहता है, वेसिकल के अंदर इंजाइम पैक रहेगा, जब तक ट्रिगर नहीं किया जाएगा तब तक वो इंजाइम सेल से बाहर नहीं आएगा। Are you understand? The selective transport of protein to lysosome. कि लाइसोजोम के केस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? The process of protein shortening in Golgi lysosome through selective transport protein. The protein are modified by mannose phosphorylation. मैनोज एक मोनोसेकेराइड है और फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट का एडिशन इन सिस गोल्जी नेटवर्क। यह काम कहां होता है, सिस गोल्जी नेटवर्क पर। आप समझ चुके हैं कि सिस फेस कौन है। दिस फॉस्फोराइलेटेड मैनोज मॉलिक्यूल आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर इन ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। क्लियर हुआ? तो मैनोज के मेडिएशन से प्रोटीन का शॉर्टनिंग होता है। वो किस प्रोटीन का, जो लाइसोजोम के लिए एंजाइम का काम करता है। आगे हम लोग लाइसोजोम में इस बात को और डिटेल देखेंगे। तो इसकी एक अलग, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा वो 3 तरह के हो गया, एक कंस्टिट्यूटिव, दूसरा रेगुलेटरी और तीसरा सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आता है सल्फेटेशन, एडिशन ऑफ सल्फेट। Golgi involved in the sulfatation of the certain molecule passing through the lumen via sulfaton esterase that gain sulfur molecule from a donor called PAPS। आपको एक लाइन का जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन को कार्बोक्साइलेशन, सल्फर के एडिशन को सल्फेटेशन, फॉस्फेट के एडिशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सल्फेटेशन इज जनरली preformed in trans-Golgi network। फॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा था, सिस, ये कहां होगा, ट्रांस में। सल्फेटेशन ऑकर इन GAG माने N-acetyl glucosamine, GAG of proteoglycans as well as core protein। Level of sulfatation is very important to the proteoglycans। तो ये सल्फेटेशन होगा तो प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड के साथ होगा। क्लियर हुआ? टायरोसिन नामक अमीनो एसिड के साथ सल्फर जुड़ता है। यह काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। एप्टासिस, Golgi has putative role in the apoptosis, a newly characterized protein. Golgi anti-apoptotic protein almost exclusively reside the Golgi and protect the cell from apoptosis। ये प्रोटीन जो है क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल को एप्टोसिस से बचाता है। क्या नाम है प्रोटीन का, गोल्जी एंटी एप्टो
एपोप्टोटिक प्रोटीन एज इट इज अनडिफाइंड मैकेनिज्म। लेकिन इसकी मैकेनिज्म देखिए क्या है, सेल डैमेज, स्ट्रेस और ट्रिगर्ड बाय बॉडी सिग्नल बिगिन एप्टोसिस। इस सेल में एप्टोसिस शुरू हुआ तो क्या ब्लेब बाहर की ओर निकल जाता है, ब्लेब का निर्माण हुआ, और ब्लेब के निर्माण होने के बाद से क्या हुआ, सेल डिस्ट्रॉय, एंजाइम ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस एंड सेल इमिट सिग्नल टू अट्रैक्ट मैक्रोफाज। इसको मैक्रो, इस सेल को कौन पकड़ लिया, मैक्रोफाज। मैक्रोफाज कैसा सेल है, इनगल्फिंग सेल है, और इस तरह इसको डाइजेस्ट कर दिया। क्लियर? तो एप्टोसिस, दो प्रश्न यहां हो गया कि एप्टोसिस से बचाता कौन है, तो एप्टोसिस से बचाता कौन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन एप्टोसिस कराता कौन है, तो लाइसोसोम। अब समझ में आया? ये नहीं कि गोल्जी ऑपरेटस एप्टोसिस में भाग लेता है। एप्टोसिस में भाग काहे लिए लेता है, सेल के लाइसिस के लिए नहीं, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को बचाने के लिए। फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, पहले बता चुके। फॉस्फोराइलेशन इज द वन मॉलिक्यूल रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी में ही फॉस्फेट है। द एटीपी इज इंपॉर्टेंट इनटू द ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी व्हिच यूटिलाइज्ड बाय द casein kinase first and casein kinase second. Apolipoprotein form a molecule VLDL, आप लोगों ने पढ़ा है हमसे VLDL क्या है, constituent of the blood serum। तो आपने जाना कि फॉस्फेट का एडिशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसका फंक्शन तो आपको हमने बताया। अब नट सेल में कौन कौन फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द गोल्जी बॉडी इंटरेक्ट मोस्टली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम ऑफ द सेल। ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सल्फेटेशन से अलावा ये क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन इन द गोल्जी apparatus is the mechanism that direct certain protein to their proper cellular location. Without the Golgi body, the cell would die because it would not be able to create lysosome which break down food for the cell. क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहता तो सेल मर जाएगा। क्यों? कि सेल के अंदर लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, और लाइसोसोम क्या है, जिस तरह से आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है, साइट फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑल्सो प्रोटीन वुड नॉट गो वेयर दे नीड, लैकिंग टू द ट्रांसपोर्ट मॉडिफिकेशन। तो ये क्या हो गए, ये 4 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का निर्माण करता है, दूसरा क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, तीसरा लाइसोसोम का प्रोडक्शन करता है, चौथा ट्रांसपोर्ट मॉडिफिकेशन का काम करता है। अब आइए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सारी बातें जाने, और बार बार आप उलझ रहे हैं किन के बीच, राइबोसोम के बीच, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच, गोल्जी apparatus के बीच। तीनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया आपको याद रखने के लिए कि राइबोसोम क्या, ये टूल्स है, ये औजार है जो क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, पेंट पॉलिश करता है। जब कोई भी चीज, कोई भी औजार या कोई भी यंत्र आप बना लेंगे तो लोहा काट पीट कर, लकड़ी को ठोक ठाक कर टेबल बना लेंगे, लेकिन क्या टेबल को रंग रोगन करना होगा, पेंट वगैरह करना होगा, पॉलिश सुंदर बनाना होगा कि नहीं? तो उसको मेंटेन करके शेप देने का, पेंट पॉलिश करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोल्ड एंड मॉडिफाई द प्रोटीन। अब उसको अगर उसी तरह से पेंट पॉलिश करके सीधे रख दीजिएगा तो क्या होगा, जो पेंट पॉलिश उड़ जाएगा दुकानदार के लेकर के आपके घर तक आने के लिए। तो अब दुकान से, शोरूम से पेंट पॉलिश करके शोरूम में रखा हुआ है। अब वहां से जब आप सामान को खरीद कर लेके चलते तो पहले प्रॉपर क्या होता है, पैकेट में, डब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो ये पैकेजिंग का काम किसका है, गोल्जी ऑपरेटर्स का है। वो पैक कर दिया, डब्बे के अंदर आपका सामान आ गया,
अब वो गोल्जी वेसिकल जो लाइसोसोम या और भी वेसिकल है, उनका काम क्या है? उनको गंतव्य स्थान पर ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना। तो गोल्जी वेसिकल या लाइसोसोम का काम है ट्रांसपोर्ट टू प्रोटीन टू गेट डेस्टिनेशन, जहां उसकी डेस्टिनी हो। क्लियर? तो आज जो ये इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बाद जो गोल्जी अपरेटस की बात मुझे करनी थी, ये इतनी ही छोटी थी। इतना ही में ये सारी बातें, स्ट्रक्चर और फंक्शन। वैसे आप और आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और भी आप जानेंगे। ओके, तो आज हमारी बातें यही खत्म होती है और मैं तुरंत आपको पुनः उपस्थित हो रहा हूं। तो अब मैं लाइसोसोम को लेकर के उपस्थित हूं।